Hello students, today I am going to start 12th class physics first chapter electric charges and field का very important topic। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट और न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं। टॉपिक नेम टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट आज इस टॉपिक में ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, वहाँ पर कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो स्टूडेंट्स कब तो करते हैं डेरिवेशन की शुरुआत और समझते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आपको इस डेरिवेशन में आंसर भी मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। आपको सर्च करना है, आपको लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको उसका आंसर मिलेगा। मीनिंग ऑफ एफ नेट क्या होगा वो मिलेगा। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर मेकिंग द टॉर्क। मीनिंग ऑफ टाउ नेट। ओके, नाउ इफ F net is 0 then what will be the tau? What will be the tau net? मैंने यहाँ पे tau लिखा हुआ है टॉर्क। ओके, F net 0 हो जाएगा तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा या कुछ और होगा, वो आप डेरिवेशन में देखोगे। These are the student key points, ये आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो शायद वीडियो में आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन स्टूडेंट मैंने लास्ट में लिखी हुई है, इस पे क्वेश्चन पेपर में आता ही है। एग्जाम हो और ऐसा कोई क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आना है तो या तो डेरिवेशन आएगा फिर या ये कंडीशन आएगी, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ऐसा होता है कि इन विच कंडीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म, इट इज इन स्टेबल कंडीशन और इट इज इन अनस्टेबल कंडीशन। तो मैं ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ स्टूडेंट। तो करते हैं डेरिवेशन की शुरुआत। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट पहले फिगर फॉर्मेशन देखते हैं कि आप कैसे बनाओगे और कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ फिगर है और फिगर के बाद उसका डेरिवेशन। ये जो की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इनका आंसर आपको डेरिवेशन में बीच बीच में मिलता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्टली वी टेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। आप ड्रा करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रा कर दी हैं। These are uniform electric field lines। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करने के लिए मैंने दोनों साइड में एक प्लेट लगा दी। ये आपको प्रॉपर करना है। अब ये फील्ड लाइंस जा कहाँ से रही हैं, ये फील्ड लाइन जा रही हैं प्लस से माइनस की तरफ। ओके, हियर माइनस 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 मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और स्टूडेंट मैं बीच बीच में नहीं बताने वाला हूं, आपको ये मान के चलना है इस टॉपिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ओके, और ये इसके डायरेक्शन हो गई, तो मैंने ऐसा शो कर दिया। अब यहाँ क्या करना है, आपको प्लेस करना है, क्योंकि क्या करना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखना है और उस पर टॉर्क का क्या रिलेशन आना है वो आपको एस्टेब्लिश करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टॉर्क रख दिया, एक डाइपोल रख दिया और उस पर टॉर्क का फॉर्मूला कैसे आएगा उसकी डेरिवेशन की शुरुआत करता हूँ। ये आपके पास एक हो गया डाइपोल और इस डाइपोल का मैंने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी। ये ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे मैंने चार्ज रखा प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज रखा माइनस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या जानते हो आप, डाइपोल हो और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, इस डाइपोल पर चार्जेस हैं। अब इन चार्जेस पर क्या होगा, अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगता है। क्योंकि आपको मालूम है अगर यहाँ पर कोई फील्ड है और उसमें कोई चार्ज रखा है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स, वो फोर्स क्या करेगा, डिपेंड करेगा किस पर, नेचर ऑफ द चार्ज। अगर फील्ड लाइन ऐसी है और क्यू चार्ज रखा है तो उसका फॉर्मूला होता है क्यू ई। क्या होता है, क्यू ई। इसका मतलब है इस यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी और ई की डायरेक्शन होगी वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। अगर यही माइनस चार्ज होता तो क्या होता, यहाँ आप रखते हैं माइनस चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है और फोर्स कहाँ होगा, आप लिखोगे एफ इक्वल टू क्यू, ये तो फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में जब माइनस क्यू लिखोगे क्या देखोगे कि एफ और ई दोनों डायरेक्शन अपोजिट है।
क्योंकि माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो करता है ये कि F और E की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप समझ गए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर लगेगा फोर्स, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी F की वो प्लस Q चार्ज, क्योंकि साइन ऑफ द चार्ज डिपेंड करता है फोर्स, तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में हो जाएगी। और अगर माइनस चार्ज लिया तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी फोर्स डायरेक्शन। तो अब मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, फिगर में देखोगे तो यहाँ आपको इस पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा, हमने कहा F1। ओके, इस पे कितना फोर्स लगा, फील्ड E की वजह से, कि जो E फील्ड दी गई है उसकी वजह से लग गया फोर्स QE, और वो डायरेक्शन में लग गया किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ भी फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स लगा, हमने कहा ये कितना है F2, और इस F2 की वैल्यू कितनी होगी, हमने कहा ये भी है QE, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है F2 की वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गई। ओके, अब दोनों फोर्स मिल गए। हमने कहा इसका सेंटर पॉइंट क्या है, हमने कहा ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, इसको दे दिया O बी द मिड ऑफ द डायपोल। ओके, अब क्या करना है, अब मुझे इस O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है फोर्सेस की। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रा कर दी जो O से होकर पास हो रही है। ओके, अब देखोगे हमें क्या चाहिए, O से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो होगी नहीं होगी, तो ये क्या करना है, ये फोर्स जैसे यहाँ इस पॉइंट पे लगा है उसको इस पॉइंट लगा हुआ मान सकते हो। तो अब देखोगे इस लाइन की वजह से यहाँ फोर्स 90 डिग्री बना लेगा एंगल। तो इसका मतलब है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ पर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के भी इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ जो ये डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस के भी इक्वल हो जाएगी। तो मैंने ये डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे कर दी। ओके स्टूडेंट्स, और स्टार्टिंग मैंने कहा है कि ये डायपोल थीटा एंगल पे रखा हुआ है इस फील्ड में, किसमें, जो ये फील्ड मैंने ली है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें किसने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये मैंने O लिख रखा है, ये भी थीटा होना है। ओके, थीटा कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको ये थीटा मालूम हो जाएगा तो क्या करोगे, टोटल लेंथ तो इसकी 2L होती है, डायपोल लेंथ कितनी होती है, 2L। अब इस 2L लेंथ को आप ब्रेक कर लो 2 पार्ट्स में, तो हाफ लेंथ हो गई इसकी कितनी, L, यहाँ से यहाँ तक L, और हाफ लेंथ इधर भी हो जाएगी L, ये हाफ लेंथ हो गई L। थोड़ा आप बड़ा बनाओगे ताकि समझ में आ जाए आपको, यहाँ तक ये हो गई इसका डायपोल। ये भी इसकी लेंथ L हो गई। आप देखोगे ये लेंथ O से L मिल गई। अब ये थीटा हो तो ये निकालना है मुझे, ये, क्योंकि यही होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या कह सकते हो इस फोर्स से इस एक्सिस से, इसको इस एक्सिस को बोल क्या रहे हो आप, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी किसकी, डायपोल की, एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर डायपोल। मैं डायपोल लिखूंगा, इसका मतलब ही है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है। अच्छा, तो क्या होगा, अब यहाँ साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी इसकी वैल्यू L साइन थीटा। तो वैसे ही यहाँ पे निकालोगे, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये भी स्टूडेंट आ जाएगी L साइन थीटा आ गई। अब क्या करोगे, हमने मान लिया इस फोर्स की ये डिस्टेंस कितनी है, वो है D1, तो हमने इसको बोल दिया ये कितने के इक्वल है, ये D1 के इक्वल है। और इसको क्या बोल दिया, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो हमने मान लिया यहाँ से लग रहा होगा। अगर यहाँ से, क्योंकि वेक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है शिफ्टिंग की, तो इसको हम पीछे भी खिसका सकते हैं, तो यहाँ लग रहा होगा, तो यहाँ से देखना चाह रहे हैं तो फोर्स कितना होगा। अब ये इससे यहाँ डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या दे दिया, इसको दे दिया D2, हमने D1 और D2 ले लिए। अब स्टूडेंट क्या करना है, पहले जितना मैंने फिगर बनाया इससे रिलेटेड थ्योरी क्या हो सकती है पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, और साथ में इन
जो मैंने की पॉइंट्स में क्वेश्चन लिखे हैं इनका आंसर भी साथ में क्लियर करता जाऊँ। तो रिलेटेड थ्योरी क्या होगी पहले वो आप लिख लें। लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, मैंने लिखा है ए बी, having dipole moment P vector placed in a uniform electric field at an angle theta with इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी कंसीडरेशन तो हमारी स्टार्टिंग हो गई। एक डायपोल ए बी है जिसमें चार्जेस हैं, ठीक है, उसका डायपोल मोमेंट क्या है, पी है, और ये जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ई से थीटा एंगल पर ये रखा हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा, इतना करने के बाद अब देखोगे आप फोर्स, क्या करोगे, फोर्सेस फाइंड करोगे। फोर्स ऑन, बिकॉज ये जो डायपोल है इट इज फाउंड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो चार्जेस जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। आप देखोगे तो आपको मिल गया F1 की वैल्यू QE। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्योंकि चार्ज क्या हुआ, प्लस हुआ। मैंने बोला है कि अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, किसी फील्ड में रखा है, वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा। फॉर्मूला होता है F=QE। अब चार्ज का साइन कैसा है वो देखना है। यहाँ पे साइन कैसा था, यहाँ पे प्लस था, प्लस होने पर F1 की डायरेक्शन वही होगी जो E की होगी, तो मैंने लिख दिया। फिर आप देखोगे फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज कितना आएगा, F2 माइनस QE आ गया। अब माइनस क्या बता रहा है, माइनस यहाँ पर ये बोलता है कि माइनस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स F2 is in opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया F2 का। तो आपने फिगर में देखा कि ये जो F2 है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपने दो चीजें काउंट कर ली। स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन डायपोल। तो आपने F1 देख लिया और आपने F2 देख लिया। अब मैं बात करता हूँ नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स ऑन डायपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल आप देख रहे हो F नेट जो आ रहा है वो आएगा F1 प्लस F2। ओके, तो F1 की वैल्यू QE है और इसकी वैल्यू माइनस QE है, तो फोर्स कितना आ गया, ये आ गया 0। तो ये हमेशा होता है ना, ये क्या होता है, ऑलवेज करेक्ट है, ये ऑलवेज होता है। हमेशा फोर्स अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है कोई डायपोल तो उस पे जो नेट फोर्स होगा स्टूडेंट ये हमेशा 0 ही होगा। नेट फोर्स 0 हो गया। एक चीज और आपको मालूम है कि नेट चार्ज भी 0 होता है। आप इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या जानते हो, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल में ये क्लियर किया हुआ है, इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने बताया है कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, वो भी क्लियर हो गया। एक चीज आपको नई इंफॉर्मेशन मिल गई, नेट फोर्स ऑन डायपोल इज 0। अच्छा, अब मैंने दूसरी बात पूछी है, मीनिंग ऑफ एफ नेट क्या होगा। हियर मीनिंग ऑफ एफ नेट, एफ नेट की क्या मीनिंग है, मीनिंग स्टूडेंट बहुत क्लियर है। एफ नेट 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि डायपोल इन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड uniform electric field, dipole in uniform electric field is in translational equilibrium. अब यहाँ एक चीज मालूम हो गई, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. अब इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जो ये डायपोल है वो आगे पीछे चल नहीं सकता. एक चीज क्लियर हो गई, अगर एफ नेट 0 हो गया तो वो बॉडी या वो सिस्टम, यहाँ तो डायपोल की बात कर रहे हो, तो ये डायपोल कैसा हो गया? वो हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में. एफ नेट की मीनिंग मालूम हो गई आपको. अब ये आगे पीछे नहीं चल सकता. तो अब मुझे बात करनी है कि व्हाट इज द टॉर्क. अब यहाँ समझो कि इस डायपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं. क्या लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं. अब यहाँ क्या लिखोगे? Force F1 and F2, force on dipole F1 and F2, दो फोर्स हैं F1 and F2, both are equal in magnitude but opposite in direction. Okay, both are opposite in direction. एक चीज, दो प्रॉपर्टी मिल गई कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है. और एक चीज देखिए कि दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. ऐसा नहीं कि ये वाला फोर्स इसी लाइन पे लगा है, ठीक है, एक इधर लगा होता और एक इधर लगा होता तो उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन सेम है. बट यहाँ पर क्या है? एंड their line of action do not same. एक इंफॉर्मेशन आपको और मिल गई कि लाइन ऑफ एक्शन भी उनकी सेम नहीं है. अच्छा, अब देखो, जब तीन प्रॉपर्टी मिली, ये मैं जो बता रहा हूं ये प्रॉपर्टीज है बेटा किसकी? कंडीशन फॉर मेकिंग टॉर्क और जनरेटिंग अ टॉर्क इन अ बॉडी और सिस्टम. बिकॉज ये जो है डायपोल वो सिस्टम है दो चार्जेस का. तो इस डायपोल में, इस सिस्टम में कैसे टॉर्क जनरेट होगा, क्या होगा उसका फॉर्मूला, तो मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ देने जा रहा हूँ. ओके, आई होप आप समझ रहे होगे इसको. लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गई. ओके, और एक चीज देखिए कि ये जो डायपोल है वो एक पॉइंट के, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट हो सकता है. क्या हो सकता है? एंड आपने लिखा both the forces are equal in magnitude, opposite direction and their line of action do not same. And it rotates about a fixed point called axis of rotation. ओके स्टूडेंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गई. ओ हो गया. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ओ पॉइंट है. यहाँ पर ओ पॉइंट क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर किसी बॉडी पर स्टूडेंट इस तरह के कोई दो फोर्स लग रहे हो जो क्या हो? इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, और वो सिस्टम किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो रोटेट हो सकता हो. अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी बॉडी या सिस्टम में अप्लाई हो रही हैं तो वो दोनों फोर्स जो बॉडी या सिस्टम पे लग रहे हैं वो क्रिएट करते हैं टॉर्क. दैट इज these two forces F1 and F2 creates torque in a dipole. ओके बेटा, अब डायपोल आ गया. अब जो ये टॉर्क बना, इस टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है?
अब आपको वो जानना, पहले तो आपने कंडीशन जान ली कि टॉर्क जनरेट होने की क्या कंडीशंस होती हैं, तो मैंने कंडीशन आपको अच्छे से क्लियर कर दी। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन अलग होनी चाहिए, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। एक फोर्स यहाँ है तो एक फोर्स यहीं पर ना हो, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गई। और क्या हो, ये जो सिस्टम है वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या हो, रोटेट कर सकता हो, तब तो डायपोल बनेगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो डायपोल जीरो, तब तो टॉर्क जीरो होगा। वो हम आगे देखेंगे कि जीरो होता है कि नहीं, पहले तो इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? नाउ फॉर्मूला फॉर टॉर्क, अब टॉर्क का फॉर्मूला देखोगे तो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देखोगे, कहां से देखोगे आप स्टूडेंट, ये जरा देख लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत कंफ्यूजन होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है ये, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस नहीं होगी कि आप समझो कि फोर्स यहां लगा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, नहीं। आपको क्या देखना है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा, तो इसको पीछे आप शिफ्ट कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आने वाली है, ये वाली डिस्टेंस। यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है और फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपका ये फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को आप पीछे कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखना है आपको कैसे यूज करना है। ओके, अब आपको ये मिल गया। अब आपको स्टूडेंट एक बात और मालूम है कि जो टॉर्क होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी आपको एक चीज मिल गई, फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए और नेट टॉर्क निकालिए। नाउ नेट टॉर्क ऑन अ डायपोल in uniform electric field क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू, जरा टॉर्क की जगह देखिए, टाउ क्या होगा, इस वाले फोर्स की वजह से भी टॉर्क बनेगा। ठीक है, तो हमने कहा ये वाला फोर्स क्या करेगा, ये वाला फोर्स इधर लाना चाहेगा, क्योंकि टॉर्क की टेंडेंसी होती है, टॉर्क की क्या टेंडेंसी होती है, इट try to rotate the dipole in the direction of electric field। क्या करेगा, टॉर्क की टेंडेंसी क्या हो गई, दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क बना, एंड टॉर्क हैव टेंडेंसी टू रोटेट द डायपोल और इट ट्राई टू रोटेट द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाने का वो प्रयास करता है कि कैसे वो डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आए। ठीक है, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखोगे, इसकी वजह से हमने मान लिया कि टाउ 1 आ रहा है और ये वाला आ रहा है टाउ 2। ओके, तो देख क्या रहे हो, ये इसको घुमाना चाह रहा है, तो इसकी भी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, और इसकी भी कैसी है, क्लॉकवाइज। अब दोनों क्लॉकवाइज हो गए, तो मैंने लिखा पहले टॉर्क ड्यू टू F1, अब इसकी वजह से टॉर्क हुआ ये वाला, इसकी वजह से टॉर्क हुआ F2 फोर्स की वजह से टॉर्क हुआ ये वाला, दोनों ऐड कर देंगे तो टाउ नेट आपको मिल जाएगा, इतना टॉर्क आएगा नेट टॉर्क। अब इसका जगह देखिए, टाउ जो टाउ 1 है वो है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्लॉकवाइज हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। हो सकता था ये जो टाउ नेट है वो माइनस भी हो जाता, अगर एक इधर जा रहा होता एक इधर जा रहा होता, हमको क्लियर अगर फिगर में बना के देते कि नहीं एक इधर घूम रहा है एक इधर घूम रहा, तो हम क्या करते, एक को प्लस लेते एक को माइनस लेते, तो यहाँ पर हमारा साइन माइनस आ जाता। लेकिन हम फिगर में क्या दिखा रहे हैं कि ये रोटेट हो रहा है,
ये इधर रोटेट हो रहा तो ये वाला एंड ऊपर जाएगा, तो दोनों का रोटेशन क्लॉकवाइज आएगा। तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब जरा वैल्यू पुट करो टाउ 1 की। टाउ 1 की क्या होगी? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 हो गई, यहां से मिल जाएगा आपको d1। फिर आएगा फोर्स F2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये d1 थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 हो गई। अब जरा वैल्यू पुट करिए, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया F1 की वैल्यू की हुई, और यहाँ से मिलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L sin थीटा। और यहाँ से क्या मिलेगा? प्लस F2 की वैल्यू भी की हुई है, आप देख रहे हो यहाँ से, और इंटू L sin थीटा। अब दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2QE sin थीटा, 2QL sin थीटा। ओके, इतना मिल गया। तो आप इसको क्या ले सकते थे? इसको ले सकते हो 2QL इंटू E sin थीटा। और आप जानते हो P इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL, या इसको ले सकते हो Q इंटू 2L। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ से लिखोगे तो टाउ इज इक्वल टू मिलेगा PE sin थीटा। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं ये बात आपको बता दूं कि मैंने ये क्यों लिखा था। अगर मीनिंग ऑफ टाउ नेट क्या होता है, अगर स्टूडेंट टाउ नेट 0 आ जाता तो टाउ नेट 0 का क्या मतलब होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। टाउ नेट 0 होने का क्या मतलब होता है, यहाँ तो टाउ नेट 0 नहीं आया, उसकी कुछ वैल्यू आई है। अगर 0 आता तो क्या होता? टाउ नेट 0 का मतलब होता है कि डाइपोल कैसा हो जाता? इफ टाउ नेट इक्वल टू 0। इसका मतलब इन दिस केस डाइपोल will be in rotational equilibrium होता। तो टार्क क्या होता? टार्क पे अगर नेट टार्क डाइपोल पे 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डाइपोल है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब फोर्स तो ऑलरेडी 0 था, तो आगे पीछे चल नहीं सकता, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अगर टार्क भी 0 हो जाए तो अब घूम भी नहीं सकता। तो दो चीजें माइंड में रखनी है, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो वो घूम भी नहीं सकता, अगर एफ नेट 0 है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, मतलब आगे पीछे वो चल नहीं सकता। तो दो चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, आपको ये भी मालूम हो गया टाउ नेट 0 हो गया, एफ नेट 0 हो गया। अब एफ नेट 0 था, एफ नेट 0 आपने देखा कि इस टॉर्क पे जो इस डाइपोल पे जो फोर्स था, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पे जो डाइपोल है उस पर फोर्स 0 था, आया भी, आपने देखा कि इस पे फोर्स कितना है? 0 आ गया था। फिर उसकी मीनिंग मैंने बता दी। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू द न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स इनटू, फोर्स मींस आइदर फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों की मल्टीप्लिकेशन से टॉर्क मिलता है। क्या कंडीशन होती है वो भी क्लियर हो गई आपको। फिर एफ नेट 0 हो तो टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा? अभी तो नहीं 0 हुआ, फोर्स 0 था लेकिन टॉर्क 0 नहीं हुआ। अभी हम और कंडीशन आपको सिखाते हैं। अब क्या हुआ? फिर आपको मालूम हो गया टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने यहाँ ऐड कर दिया। अब आप देख रहे हो इस टॉर्क की डायरेक्शन कैसी है? ये क्लॉकवाइज है। कैसे लिखा आपने? आपने इसलिए लिखा क्योंकि टाउ 1 भी क्लॉकवाइज, टाउ 2 भी क्लॉकवाइज, तो टोटल जो टाउ आया उसकी भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई। अगर इसको वेक्टर फॉर्म लिखना है स्टूडेंट तो कैसे लिखोगे वो मैं आपको सिखा देता हूं। वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ टाउ। आपको फॉर्मूला मालूम है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, आप कौन सा लिखोगे? आप लिखोगे तो ये लिखने, इसमें इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर आप टाउ लिख दो यहाँ से, टाउ वेक्टर, तो कौन सा सही लिखना है? क्योंकि मैं साइन थीटा आ गया तो वेक्टर होता है, क्योंकि आपको ये भी मालूम है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पहले से मालूम है। अगर A क्रॉस B लिखा है तो इसका मतलब होता है AB साइन थीटा। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये लिख सकता हूँ। और ये भी लिख सकता हूँ क्या? दो पॉसिबिलिटी में बना देता हूँ,
एक ये P क्रॉस E और दूसरा ले सकता हूँ E क्रॉस P। तो इसमें से कौन सा आपको सही लेना है ये चेक करना है। ए बी क्रॉस थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। साइन थीटा आने का मतलब हो गया कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, आपने लगा दिया। अब इन दोनों में कौन सा लेना है वो देखना है। देखना ये कि किस कौन सही है, ये इसके लिए ये सही है कि इसके लिए ये सही है। लिखा तो रहता है बुक में डायरेक्ट कि हाँ ठीक है P क्रॉस ए लिख दीजिए, वही प्रॉपर है। लेकिन आया कैसे जरा वो देखो। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये मालूम होता है कि जब ऐसा होता है ए क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, मान लो ये ए है ये बी है। अब ए और बी जो प्लेन होते हैं कंटेन करते हैं, यहाँ पर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, तो इसके परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या देखनी है, यहाँ डायरेक्शन कैसे देखोगे। हमने कहा हो सकता है ऐसे घुमाओ, हो सकता है आप ऐसे घुमाओ। ठीक, आप मान के चलो कि जिस पॉइंट पे रखना है, ओके, डायपोल मोमेंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो एक बार आप ऐसे घुमा के देख लो, एक बार ऐसे घुमा के देख लो। टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, इन दोनों में जो क्लॉकवाइज हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप देखो पहले P क्रॉस ही करिए, तो P क्रॉस ही यहाँ आप स्क्रू रखिए और इसको क्या करिए, घुमाइए। इसको जब घुमाओगे तो आप देखोगे P से E आ रहे हो, तो डायरेक्शन कैसी है, P से E आने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। और जरा इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन करोगे यहाँ पे कैसे, E से P जाओ, एक मैं कह रहा हूँ ऐसे जाओ, ये हो गया P क्रॉस E, ठीक है। और दूसरा वाला क्या कर रहा हूँ मैं, इधर से जाओ, इसको बोल रहा हूँ E क्रॉस P, ठीक है, इसको बोलता हूँ P क्रॉस E। अब P क्रॉस E देखा तो ये आया क्लॉक, कैसा आया, क्लॉक। E क्रॉस P किया तो क्या आया, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो आपको कौन सा लेना है, तो आप देख गए कि ये क्लॉक आ रहा है और ये एंटी क्लॉक आ रहा है। तो आपको मालूम है कि जो टाउ नेट आया वो कैसा आया है, टाउ नेट स्टूडेंट आया है क्लॉकवाइज, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर ये होगा। तो जब भी वेक्टर फॉर्म पूछा जाए तो आप लिखोगे P क्रॉस E, ओके, तो आप ये यूज करोगे। आपको क्या यूज करना है स्टूडेंट, P क्रॉस E। P क्रॉस E वेक्टर आपको मिल जाता है। फिर आपको क्या करना है, आपको कंडीशन सर्च करनी स्टूडेंट्स, किस कंडीशन पे मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन पे मिनिमम होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फॉर्मूला क्लियर हो गया, फॉर्मूले के बाद डायरेक्शन मालूम हो गई, वेक्टर फॉर्म मालूम हो गया। नाउ कंडीशन, ओके, कंडीशन इन विच केस फर्स्ट, मैं कह रहा हूं केस फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है केस। इन विच कंडीशन टाउ मैक्सिमम, टाउ कैसा हो, मैक्सिमम। तो फॉर्मूला लिखिए पहले, इन विच कंडीशन टाउ मैक्सिमम, तो सिंपल सा पहले फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब आप जरा देखो यहां पर क्या है कि P और E तो फिक्स है, क्या है, P फिक्स, फिक्स्ड, E फिक्स्ड, चेंज नहीं कर रहे आप, E फिक्स्ड। थीटा क्या है, थीटा फिक्स नहीं है, ये रोटेशन है, कम ज्यादा हो रहा, थीटा वेरिएबल है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया दैट इज थीटा टाउ डिपेंड्स अपॉन थीटा। अब थीटा मिनिमम थीटा मैक्सिमम कर दो तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। if theta max, if sin theta max, okay, here क्या होगा, if sin theta maximum, then tau will maximum, tau will be maximum, tau will be tau max। तो अब थीटा की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होती है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है कब, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 पर। कहाँ होती है, 90 पर। तो यहाँ आप क्या कर दो, अब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लानी है। मैक्सिमम लाने का मतलब क्या हो गया, आप कब थीटा विल बी मैक्सिमम, साइन थीटा विल बी मैक्सिमम,
व्हेन थीटा इज इक्वल टू या तो 90 हो जाए या फिर 270 हो जाए। क्या हो जाए? दो चीजें हैं, या तो 90 हो या तो फिर 270 हो जाए। अच्छा 270 हो जाए तो क्या आएगा? टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई आ जाएगा। ये चीज होगी। यहाँ रखोगे 270 तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो मैं इसके लिए प्लस कर देता हूँ, इसके लिए माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसको फिगर से देख लीजिएगा। फिगर से कैसे देखोगे? मैं इसका फिगर बना दूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ऊपर लिख लो कहीं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब अगर फिगर देखोगे ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा होगा ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये 90 देना है। 90 का मतलब आपके पास कोई डायपोल ऐसे रखा है। कैसे रखा? यहाँ रख दिया माइनस क्यू, यहाँ रख दिया प्लस क्यू। ओके, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है? यहाँ P वेक्टर है और ये E हो गया, 90 हो गया यहाँ। तो आप देख रहे हो अगर परपेंडिकुलर है तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। यहाँ जरा देखिए, आप इसको ऐसे कर दो, ये डायपोल हो गया, यहाँ माइनस क्यू ले लीजिए, यहाँ पर प्लस क्यू ले लीजिए, ऐसा आ गया। अब इसकी जरा इसका एंगल देखिए, एंगल कहाँ से होगा? एंगल होगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाई जरा से, यहाँ से माइनस से प्लस, तो ये डायपोल मोमेंट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू 270 है, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू 90 है। तो ये इसका नोटेशन हो जाता है। और चाहो तो आप इसको और अच्छा कर लो, ऐसे बना के इसको और अच्छा कर सकते हो बना करके। ठीक, ये ऐसे हो जाते हैं। दो केस इसके हो गए। यहाँ क्या देख रहे हो कि आप नेट फोर्स 0 है बट टॉर्क 0 नहीं है। याद रखना, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है बट टॉर्क 0 नहीं आया। मैं नेक्स्ट कंडीशन देखता हूँ स्टूडेंट, और नेक्स्ट कंडीशन पे क्या करोगे आप? केस नंबर सेकंड, यहां पे क्या आया? इन विच कंडीशन टाउ विल बी मिनिमम, टाउ विल बी मिनिमम। आपको ये कंडीशन शेयर करनी है, आपसे मुझे ये कंडीशन डिस्कस करनी है, किस कंडीशन पे मिनिमम होगा। तो एक चीज मालूम हो गई, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। क्या होगा? व्हेन साइन थीटा विल बी मिनिमम, साइन थीटा विल बी मिनिमम। ये मिनिमम हो जाए तो टाउ मिनिमम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पी और ये तो फिक्स है, थीटा वेरिएबल है, थीटा कम कर दो और टाउ अपने आप मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, थीटा मिनिमम कैसे कर सकते हो? थीटा साइन थीटा की वैल्यू कब मिनिमम होती है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू हो जाए 0 और 180। अगर ये दो चीजें आप लगा दो तो हो सकता है कि मिनिमम आ जाए। अब आपको देखना है कि मिनिमम कितना होगा। चलिए आप अप्लाई करिए। टाउ मिनिमम की वैल्यू पीई साइन 0, यहाँ से 0 आ गया, या टाउ मिनिमम इक्वल टू पीई साइन 180, साइन 180 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो? यहाँ से 180 की वैल्यू 0 होती है तो 0 आ जाएगा पूरा। तो ये केस ऐसा मिला स्टूडेंट जहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि फोर्स भी 0 है डाइपोल पे, ओके, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टार्क भी 0 आ गया। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि इफ फोर्स ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देन व्हाट विल बी द टॉर्क? इट विल बी 0 और some other value. Yes, it may be 0, it may be some other value. Okay, here now we make a figure. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपके पास, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? डायपोल को ऐसे रख दिया एज इट इज। तो इस डायपोल की डायरेक्शन ऐसी हो गई, ये माइनस है और ये प्लस है। आप देख रहे हो ये डायपोल ई के साथ एंगल कितना फॉर्म कर रहा? यहाँ थीटा इक्वल टू, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना? 0 हो गया, 0 डिग्री। और दूसरा केस देखिए, अगर ऐसे मैं कर दूं, यहाँ मैं माइनस कर दूं, यहाँ प्लस कर दूं, तो क्या होगा? डायपोल मोमेंट आ गया यहाँ पर ऐसे, यहाँ थीटा की वैल्यू आ गई 180। अगर ये 180 आ गया तो अब क्या देख रहे हो आप कि ये यहाँ भी टॉर्क 0 आया। कितना आया टॉर्क? यहाँ टॉर्क मिनिमम है 0, और यहाँ पे टॉर्क कितना था? यहाँ भी टॉर्क मिनिमम है 0।
एक कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखी है, कब, अगर जब आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो, यहाँ पर आप क्या करो, ऐसे रख दो, ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। तो देख रहे हो डायपोल मोमेंट इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर थी, एंगल यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 था, तो टाउ इक्वल टू आया था प्लस पी। ओके, और दूसरी कंडीशन मैंने आपसे बात की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अगर आप यहाँ पर डायपोल बनाते हो ऐसे, यहाँ पे डायपोल बना दो माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, अब डायरेक्शन हो गया डायपोल मोमेंट की ऐसी। अब यहाँ एंगल देखोगे तो ये हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पर 270। ओके, 270। तो टार्क देखोगे, टार्क कितना आया, टार्क आएगा माइनस पीई। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो ये केस मिनिमम का है, ये केस मिनिमम का है और ये केस मैक्सिमम का है। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों केस आपको क्लियर हो गए, ये मिनिमम, मैं यहाँ भी ले देता हूँ मिनिमम, और ये मैक्सिमम। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन आने वाली है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। क्या इंफॉर्मेशन है कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ जहाँ जीरो है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो, तो डायपोल कैसा होता है, डायपोल होता है स्टेबल। क्या होता है, स्टेबल। ये होता है स्टेबल कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ की जो कंडीशन होती है वो होती है अनस्टेबल। अनस्टेबल कंडीशन आप कह सकते हो, बुक में ऐसा मिलता है लिखा हुआ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल कंडीशन। अब ये अनस्टेबल हुआ कैसे, ये समझना है। इसका मैंने देखो यहाँ लिख रखा है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रीजन। बुक में मिलेगा पर वहाँ प्रॉपर स्टूडेंट रीजन नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 आ गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देख रहे हो एफ नेट 0 है, ठीक, टॉर्क भी 0 है, टाउ नेट भी 0 है। क्या देख रहे हो आप देख रहे हो एफ नेट ये 0, टाउ भी 0। अब एफ नेट 0 आया और टाउ नेट भी 0 आया, तो मैंने क्या बोला, एफ नेट 0 होने का मतलब होता है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, आगे कुछ नहीं चल सकता। टाउ 0 हो गया, टाउ नेट 0 का मतलब अब ये रोटेट भी नहीं कर सकता, इसका मतलब ये खुश है, स्टेबल है। तो ये स्टेबल कंडीशन हो गई। और यहाँ देखोगे तो क्या होगा, यहाँ मैं यहाँ बना देता हूँ, एफ नेट 0 है बट टाउ नेट 0 नहीं है। अब क्या हुआ, एफ नेट 0 हुआ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, आगे विषय नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, ये ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। अब टाउ नेट 0 नहीं है, इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, घूम तो सकता है, तो घूमेगा। ओके, ये घूमेगा क्योंकि टॉर्क की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है और डायपोल को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ, ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रीजन मिल गया। मैं एक चीज़ आपसे और डिस्कस कर लूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट on the basis of टॉर्क। ओके, इस पे बेस डेफिनेशन आपको देनी होती है। तो आप जानते हो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये आपने लिख दिया। यहाँ से क्या देखोगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये क्या आएगा, टाउ मैक्सिमम आएगा। आपने देखा थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 हो जाए तो ये मैक्सिमम आ जाते हैं। क्या आते हैं, मैक्सिमम। मैंने लिखा नहीं, ये मैक्सिमम अपवर्ड है या मैक्सिमम डाउनवर्ड है। अब यहाँ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, पी ई आ गया। यहाँ से आप देखोगे तो P इक्वल टू आएगा टाउ मैक्स अपॉन ई। यहाँ से क्या होगा कि जो डायपोल मोमेंट होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is numerically
equal to the torque acting on a dipole placed in dipole when it is placed perpendicular to the uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट। यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क कैसी डेफिनेशन आपको देनी है। आई होप आपको मैंने जितने भी की पॉइंट्स लिखे थे सबका एक एक करके आंसर दे दिया। एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ। नेट फोर्स ऑन द डायपोल, इससे पहले आप याद रखना नेट चार्ज ऑन द डायपोल 0 होता है। अगर चार्ज 0 हो गया, स्केलर क्वांटिटी थी, हो गया। फिर आपने देखा कि नेट फोर्स 0 होता है कि नहीं, वो भी देखा कि फोर्स 0 हो गया। मीनिंग ऑफ एफ नेट वो क्लियर हो गई। एफ नेट 0 है, इसका मतलब टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा, नहीं कह सकते। कुछ वैल्यू हो सकती है, हो सकता है 0 ही आए। वो मैंने स्टेबल और अनस्टेबल में आपको सिखा दिया। फिर उसके बाद था कंडीशन फॉर टॉर्क। कौन कौन सी कंडीशन होती है जो फुलफिल करनी चाहिए फोर्सेस के लिए, तभी टॉर्क जनरेट होगा। फिर आपने उसका वेक्टर फॉर्म समझा। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को विथ रीजन आपने समझ लिया स्टूडेंट्स। ये टॉपिक मैंने पहले भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना भी चाहिए। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो स्टूडेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। थैंक यू सो मच।